Hello, good evening, everybody. So we are doing decision making classes for Punjab PCS Mains. हमने कल एक सेशन लिया था जिसमें हमने बेसिक आइडिया लिया था कि डिसीजन मेकिंग या प्रॉब्लम सॉल्विंग वाले जो क्वेश्चंस हैं इनको कैसे डील करना है। मैं एक बार रिमाइंड कर देता हूं आपको कि जो भी हमने कल डिस्कस किया था उसका क्रक्स क्या था। उसका जो क्रक्स था वो ये था कि जो डिसीजन मेकिंग के आपके क्वेश्चंस हैं या प्रॉब्लम सॉल्विंग के क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चंस में आपको जेनरिक आइडिया नहीं लिखने हैं, उनको स्पेसिफिक करना है। हमने कल देखा था कि उसको हम स्पेसिफिक कैसे कर सकते हैं। उसमें तीन चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट थी। पहली थी कि आइडिया आपका टेक्सचुअल नहीं होना चाहिए, कंटेक्चुअल होना चाहिए। एंड सेकंड वाज आपको जो लिखना है वो थ्योरेटिकल नहीं लिखना है, बहुत ही प्रैक्टिकल लिखना है। और थर्ड, आंसर आपका सिर्फ लीगल या कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं होना चाहिए, उसमें एथिक्स या फिलॉसफीज भी होनी चाहिए, आइडियाज भी होने चाहिए। तो इन तीन चीजों को, फिलॉसफीज, उसके बाद प्रैक्टिकलिटी एंड कंटेक्सचुअल, इन तीनों के कारण आपका जो डिसीजन मेकिंग वाला आंसर है वो बहुत ही अच्छा बन जाता है, स्पेसिफिक बन जाता है। और उसमें जो मार्क्स होते हैं 8 नहीं आते एवरेज, यू कैन गेट 12 मार्क्स ऑल्सो। तो हमारा गोल यही है कि 7-8 मार्क्स तो वैसे भी आ जाएंगे इसमें, क्योंकि आपने जीएस पढ़ा है, उसका सारा ज्ञान इसमें लिख दोगे, जो कि मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स की ये सिचुएशन रहती है या उनकी ये स्ट्रेटेजी रहती है कि इसमें एवरेज मार्क्स ले लेंगे। पर जीएस 4 में अगर आपको हाईएस्ट मार्क्स लेने हैं, देन दिस कंपोनेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दिस विल गिव यू एन एज ऑफ 10 to 12 मार्क्स इन जीएस 4। आज हम उन्हीं आइडियाज को अब डिस्कस करेंगे, थीम वाइज डिस्कस करेंगे। मैं बता देता हूं हमारी अप्रोच क्या रहेगी। हम जो सिलेबस में कल हमने डिस्कस किया था, अलग अलग थीम्स दी हुई हैं, हम उन थीम्स को तैयार करेंगे। जैसे कि एक लॉ एंड ऑर्डर की है, एक आपकी नेचुरल डिजास्टर की है, एक आपकी हेल्थ की है, एक एजुकेशन की है। हम उन्हीं थीम्स को हर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट उसके साथ साथ हम जो वो आइडियाज ऐड कर रहे हैं, फिलॉसफीज ऐड करनी है, एग्जांपल्स ऐड करनी है, या उसको कैसे कंटेक्चुअल करना है, वो हम साथ साथ में देखते रहेंगे। एंड दीज थिंग्स विल हेल्प यू इन डीलिंग विद एनी अदर सिचुएशन दैट कम्स इन एग्जाम, क्योंकि आनी तो उन थीम्स में से है, हम उनसे कोर थीम्स कर लेंगे। अगर बाकी कुछ आता है उन फिलॉसफीज को यूज कर लोगे। ये नहीं है कि एक आइडिया है, मान लो कोई फिलॉसफी है, वो यही यूज होगी, वो कहीं और भी यूज हो सकती है। तो इसलिए मैं आपको थ्योरी नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं आपको जो ये प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली जो एग्जांपल्स है ये लेके थ्योरी पढ़ा रहा हूं, ताकि आपके मार्क्स आए। क्योंकि अब हमें वो थ्योरी पढ़ के फायदा नहीं है, वो थ्योरी आप एथिक्स में पढ़ते हैं। हम यहां पे कर रहे हैं जो आपकी ये सिचुएशंस आपको दी गई हैं, पर इसमें हम बीच बीच में वो सारी पढ़ते रहेंगे। आप एक काम करिए, बस उन कीवर्ड्स को, उन फिलॉसफीज को, और जो स्पेसिफिक चीजें हैं उनको लिखते रहिए। आपके 15-20 पन्ने बन जाएंगे उसके, और दैट विल बी मोर देन सफिशिएंट। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द टुडेज एग्जांपल। ये है जो अभी पंजाब में कुछ टाइम पहले जो फ्लड की सिचुएशन आई थी, नेचुरल डिजास्टर, उस पर क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। तो हम पहले वही कर लेते हैं। एक जो क्वेश्चन है, मान लो ये आ सकता है कि कॉन्टिन्यूअस रेनफॉल एंड राइजिंग वाटर लेवल्स हैव ट्रिगर्ड a flood like situation in your subdivision and you are SDM of that subdivision। आप बताएं इसको डील करने के लिए what will be your strategy। ये बहुत ही सिंपल आते हैं, कल भी बताया था कि पीसीएस में सिचुएशन बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, बड़े जेनरिक से क्वेश्चन होते हैं, बट हमें उसके आंसर जेनरिक नहीं लिखने हैं, हमें उसको कंटेक्चुअल करके प्रैक्टिकल एग्जांपल देते हुए साथ में फिलॉसफीज ऐड करनी है। फॉर एग्जांपल, अब इस केस में अगर मैं आपको बोलूं कि आपको आंसर लिखना है, तो इन अपना आंसर ऐसा कैसा हो कि जिसे लगे कि इंसान का आंसर बहुत ही स्पेसिफिक है। उसके लिए एक काम कर सकते हैं, हम पहले देखते हैं कि इस केस में, इस सिचुएशन में स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं, और हमें यह समझना पड़ेगा कि जब भी ऐसी सिचुएशन आती है उस टाइम कैसा कंडीशंस होती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर फ्लड लाइक सिचुएशन होती है तो एक एसडीएम को सिर्फ फ्लड को डील नहीं करना है, द एसडीएम हैज आल्सो टू डील विद द ह्यूमन इमोशंस आल्सो, बिकॉज उस टाइम पे बहुत ही ज्यादा लोगों में क्या होती है, इनसिक्योरिटी होती है, एंग्जाइटी होती है, स्टेट के अगेंस्ट गुस्सा होता है, एंगर होता है। तो आपको उन चीजों को कंटेक्चुअलाइज करना पड़ेगा, एंड देन योर आंसर विल बी प्रैक्टिकल एंड कंटेक्चुअल। वो ये नहीं है कि आपको पता ही नहीं है कि ऐसा होता क्या है। तो आपने पहले इसको क्या किया, इसके स्टेक होल्डर ढूंढे, और उसको ढूंढने के बाद आपने इसको कंटेक्चुअलाइज किया कि जब ये होता होगा उस टाइम क्या सिचुएशन होती होगी, और जो सिचुएशन होगी उसको डील करना है, ना कि सिर्फ फ्लड लाइक सिचुएशन को, कि फ्लड के
फ्लड मतलब आपको सिर्फ फ्लड को डील नहीं करना है, उस फ्लड्स के आने के कारण जो सारी चीजें आती हैं उसको भी डील करना है। फॉर एग्जाम्पल हम पहले देखते हैं इसमें स्टेक होल्डर कौन कौन से हैं। तो इस केस में आपको एक चीज समझ में आना चाहिए कि जब हम स्टेक होल्डर्स की बात करते हैं तो स्टेक होल्डर्स कई तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स होते हैं और कुछ क्या होते हैं, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर होते हैं। जैसे कि इस एग्जांपल में डायरेक्ट कौन से लोग हैं, डायरेक्ट स्टेक होल्डर हैं जो लोग वहां पे रह रहे हैं, पीपल। अब सब डिवीजन है तो यहां पे रूरल भी होंगे, अर्बन भी होंगे। अब आपको इतना स्पेसिफिक होना पड़ेगा कि द इश्यूज ऑफ रूरल पीपल आर डिफरेंट, अर्बन आर डिफरेंट, और ये पीपल आर द डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। और दूसरा पीपल में भी एक और आता है क्या, फार्मर्स, क्योंकि उनके इशू अलग हैं। तो डायरेक्ट स्टेक होल्डर कौन है, लोग ही हैं, पर इन जनरल लोग में स्पेसिफिक कौन से हैं, रूरल एंड अर्बन एंड फार्मर्स। तो आपने पहले बताया, आपने सोचा कि इस केस को मैं अगर बहुत अच्छा बनाऊं तो पहले ढूंढता हूं स्टेक होल्डर। तो पहले कौन से आए, डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स आए। उसके बाद आपने देखा कि इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स बहुत सारे हैं इसमें, और इसकी कोई एंड नहीं है, कोई सीमा नहीं है। पर इनडायरेक्ट में भी कौन से पहले इंपॉर्टेंट है, पहले तो आप ही हो जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कंट्रोल दिस सिचुएशन इन योर सब डिवीजन। तो एक तो आप ही हैं एसडीएम, एक और आपके नीचे जो काम करते हैं तहसीलदार, बीडीओ, लॉ एंड ऑर्डर वाले, एसएचओ, सारे क्या हैं, ये और सारे लोग क्या हैं, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर है। जो हमने पता है कि हमारे पास क्या है, स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स, वो भी क्या है, इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं। उस एरिया में रहने वाली कुछ जो एनजीओ काम कर रही होंगी, सिविल सोसाइटी, वो भी क्या है, स्टेक होल्डर है। तो जब आप स्टेक होल्डर निकाल रहे हो तो नेवर बी अ काइंड ऑफ अ पिन पॉइंट नैरो फोकस कि भाई यही डायरेक्ट स्टेक होल्डर है। इनडायरेक्ट कौन से हैं वो भी पता होने चाहिए। गवर्नमेंट की भी क्या है इसमें स्टेक होल्डर है। फ्यूचर जनरेशन इज ऑल्सो अ स्टेक होल्डर, क्योंकि कोई भी डिजास्टर में एक आइडिया हमेशा आता है, वो कभी नहीं भूलना है, वो है इंटर जनरेशनल इक्विटी, कि आप कुछ ऐसा ना करें कि उसके कारण आने वाली जनरेशन पे इंपैक्ट पड़े। तो इंटर जनरेशनल इक्विटी या एक आइडिया होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, ये कभी नहीं भूलना है कहां पे, अगर कभी भी नेचुरल डिजास्टर का क्वेश्चन आता है। अगर आप ये नहीं लिखते तो इसका मतलब ये है कि आप फ्लड को बड़ा ही नैरो और थ्योरेटिकल समझ के बैठे हैं, उसका जो आज का कंटेक्स्ट है वो नहीं समझा है आपने, कौन सा, इंटर जनरेशनल इक्विटी और सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी चीज ना की जाए जिससे आने वाली जनरेशंस पे इंपैक्ट पड़े, उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रख के काम किया जाए, डेवलपमेंट की जाए। और कौन से, भाई आपकी सब डिवीजन है, उसके आसपास वाली सब डिवीजन और डिस्ट्रिक्ट्स भी क्या हैं, स्टेक होल्डर हैं। और ऐसे ही बहुत और भी स्टेक होल्डर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल उस एरिया की मीडिया भी क्या है, स्टेक होल्डर है। तो ये सारे क्या हैं, स्टेक होल्डर है। इसमें आपके गवर्नमेंट भी हैं, नॉन गवर्नमेंट भी हैं, वो सारे आपने लिख दिए। अब इसमें आप उतने ही लिखिए जो आपको लगता है कि आपके केस को जो आप सॉल्व कर रहे हो उसमें जरूरी है। जैसे मीडिया इज इंपॉर्टेंट फॉर इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन, एनजीओ आर इंपॉर्टेंट टू कोलैबोरेट विद द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो आप वही लिखिए जो आपको जरूरी है। तो कहने का मतलब आपको पहले क्या ढूंढने हैं, स्टेक होल्डर, और फिर आपको ट्राई करना है कि सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को और उसकी ड्यूटीज और रिस्पॉन्सिबिलिटीज को फुलफिल किया जा सके। तो ये आपने पहले स्टेक होल्डर ढूंढ लिए। आपके माइंड में और भी आ सकते हैं इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर, बहुत सारे हैं, आप वो भी लिख सकते हो। मैंने आपको ब्रॉड आइडिया दे दिया कि डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स एंड इनडायरेक्ट स्टेक होल्डर्स। अब हम देखते हैं, अब मुझे ये बताएं, इस केस में अगर आप एसडीएम हैं तो इस केस में आपका गोल क्या है, एज एन एसडीएम आपके पास सर्टेन पावर्स हैं एंड यू हैव सर्टेन ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो आपको फुलफिल करनी है। और इसमें आपका गोल क्या है, मान लो ये तो आपकी फ्लड लाइक सिचुएशन है। अब एज एन एसडीएम आप क्या चाहते हो कि मैं क्या करूं ताकि मैं अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस कर सकूं। तो एज एन एसडीएम व्हाट इज योर गोल इन दिस सिचुएशन। तो पहला गोल तो एक सिंपल सा है सर, कि आपको यह है कि ये कंडीशन में देयर शुड नॉट बी अ लॉस ऑफ लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, वो बहुत ही कम हो, उसका मिनिमाइजेशन आपको करना है। तो एज एन एसडीएम आपके सर्टेन गोल्स हैं, क्योंकि अगर आपको गोल पता होगा कि मेरे को ये अचीव करना है, देन यू विल मेक योर पाथ कि मैं कैसे अचीव करूंगा। तो जब आपको ये केस स्टडीज या आपको ये प्रॉब्लम सॉल्विंग या सिचुएशंस आपको आएंगी, पहला काम होना चाहिए माइंड में स्टेक होल्डर। इसको लिखना है या नहीं लिखना वो बाद में डिस्कस करेंगे, पर केस को कैसे खोलना है, केस को कैसे मल्टी डायमेंशनल बनाना है, उसका तरीका क्या है, माइंड में लिखें स्टेक होल्डर। फिर लिखें कि आपका एज अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी गोल क्या है। आपका गोल क्या है, आपको पहला काम करना है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करनी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है आपकी पहली, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ
पीपल इन योर एरिया। तो पहला तो आपका गोल यही है कि मैं अपनी ड्यूटी के साथ जस्टिस कर पाऊं। सेकेंड इज, क्योंकि इन दिस सिचुएशन अ काइंड ऑफ अ नेचुरल डिजास्टर लाइक सिचुएशन, पब्लिक ट्रस्ट बना के रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इफ पीपल लूज कॉन्फिडेंस ऑन योर लीडरशिप, दैट विल क्रिएट लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम। तो एक काम आपका है कि मेरे को पब्लिक ट्रस्ट बना के रखना है। तभी आप देखेंगे जब भी नेचुरल डिजास्टर आता है, जैसे पंजाब में आया था, द ऑफिसर्स वर इन द फील्ड, वो ऑफिस में नहीं बैठे थे, उनको लोगों को यह दिखाना था भरोसा कि हम आपके साथ हैं, दैट वी आर लीडिंग दिस प्रॉब्लम, ताकि ये प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, एंड वी आर विद यू। और यही है पब्लिक ट्रस्ट होना चाहिए, क्योंकि अगर पब्लिक ट्रस्ट नहीं हुआ तो लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलरेडी नेचुरल डिजास्टर की सिचुएशन बन रखी है, अगर लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम हो गई, देन दैट विल नॉट बी एबल, दैट एसडीएम विल नॉट बी एबल टू डील विद दैट सिचुएशन। तो एक क्या आपका काम है कि पहले तो मेरे को मेन गोल क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, पर उसमें ध्यान में क्या रखना है, पब्लिक ट्रस्ट। उसके बाद गोल आता है आपका, जो आपको बताया कि ये जो फ्लड लाइक सिचुएशन है, इससे कुछ ऐसा ना हो कि आने वाली जनरेशंस पे इंपैक्ट पड़े। मतलब आपको बस उस जनरेशन को नहीं बचाना है जिस पे इसका इंपैक्ट पड़ा है, इस फ्लड का आने वाली जनरेशन पे इंपैक्ट ना पड़े। फॉर एग्जांपल, अगर पंजाब में फ्लड्स आए, इट शुड नॉट इंपैक्ट द एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन, इट शुड नॉट हैपन कि जो फैमिलीज हैं वो पॉवर्टी में चली जाएं, बीपीएल बन जाएं, ताकि आने वाली जनरेशन इंपैक्ट ना हो। तो आपका गोल क्या है, फ्यूचर जनरेशंस को भी बचाना है। ये आपका ब्रॉड गोल है। एक गोल है कि आपको डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस करना है, क्योंकि आपको पता है कि जब भी नेचुरल डिजास्टर आएगा, हु विल बी मोर इंपैक्टेड, रिच और पुअर एंड मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, एंड फॉर देम यू हैव टू मेक सर्टेन एक्स्ट्रा प्रोविजंस, और उनको एक्स्ट्रा ध्यान में रखा जाएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज जस्टिस। बस कौन से वाला, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, या इसे बोल देते हैं रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, जो आइडिया किसने दिया था, अरिस्टोटल ने। और जब भी आप ये लिखेंगे, अब मैंने आपको बताया कि जो आइडिया है रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस, ये अरिस्टोटल ने दिया है। तो यू कैन मेंशन द नेम्स ऑफ फिलोसोफर्स और उनके आइडियाज। तो एज एन एसडीएम आपके 4 गोल हैं। पहला गोल क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, उसके साथ साथ लोगों का ट्रस्ट बना रहे, और उसके साथ साथ इंटर जनरेशनल इक्विटी, ताकि आने वाली जनरेशन पे इंपैक्ट कम हो। और चौथा, क्योंकि यहां पे रिच और पुअर पे सेम इंपैक्ट नहीं होता है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस, दैट वी कैन कॉल इट एज रीडिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। अब आपको पता है कि ये स्टेक होल्डर हैं और ये आपके क्या हैं, गोल्स हैं। नाउ हाउ यू विल डील विद दैट सिचुएशन, दैट वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसको समझें। अब मैंने आपको ये पहले क्यों बताया गोल के बारे में या स्टेक होल्डर के बारे में, क्योंकि इससे आपका अब क्वेश्चन मल्टी डायमेंशनल बन जाएगा, और इससे आपके पाथ क्या है, गोल क्लियर है। अब पाथ क्या होगा, दैट यू विल बी योर स्ट्रेटेजी। अब आज की क्लास में और जो कल की क्लास से हम थोड़ा स्लो जा रहे हैं, क्योंकि मेरा मकसद है कि पहले 2 क्लासेस में आपको यह समझा दूं कि हमें ये क्वेश्चंस डील कैसे करने हैं। उसके बाद वी विल बी लिटिल फास्ट, और हम सारे जो थीम्स हैं उसको कर लेंगे। तो अगर आपको लग रहा है स्लो है सेशन, तो थोड़ा पेशेंस रखें, इसके बाद नहीं होगा, पर इसमें आपको क्लैरिटी मिल जाएगी कि हमें आगे कैसे करना है, और आपको डिसीजन मेकिंग पूरा करवाया जाएगा। जैसे स्टैट्स करवाया है, उसको पूरा हम करवाएंगे। और जो स्टैट्स की असाइनमेंट आप कह रहे हैं, कल वाली वीडियो में बोल रहे थे, कमेंट में लिखा है आपने, वो भी आपको मिल जाएंगी। थोड़ा पेशेंस रखिए, 5 के बाद 5 और होंगी, वो भी हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे ऑन सिविल विद आकाश टेलीग्राम चैनल। ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लें, वहां पे आपको मिल जाएंगी, कोई डाउट नहीं है उसमें। अब हम करते हैं इसको। अब हम इंट्रो कैसे लिखेंगे, अगर मान लो हम आज डिस्कस करते हैं कि इसकी इंट्रो कैसे लिखेंगे, पर मैं आपको ब्रॉड बता देता हूं कि डिसीजन मेकिंग में इंट्रो कैसे लिखनी है। अब इंट्रो क्या होती है, इसको लिखने के 4 तरीके हैं। एक मान लीजिए, ये 4 मतलब ये मैंने अपनी तरफ से सोचे हैं, इसके और 500 तरीके हो सकते हैं, पर आपको पेपर में बड़ा मैकेनिकल रहना है, क्योंकि आपके पास 3 ही क्या है, डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन है। अगर आप तीनों को में इंट्रोडक्शन अलग अलग लिख दोगे, आपका काम हो गया, आपको और टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक तो पहले ये बता दें, जब आपने केस पढ़ा, केस में लिखा है फ्लड लाइक सिचुएशन, अगर आप उस सिचुएशन को किसी रियल लाइफ एग्जांपल से लिंक कर सकते हैं और बता सकते हैं कि ऐसी कंडीशन यहां पे आई थी और ये हो गया था, और एसडीएम को ऐसी सिचुएशन को डील करना है, तो आपने इंट्रो में बता दिया रियल लाइफ एग्जांपल थे विद फैक्चुअल डाटा कि पंजाब में फ्लड आए, इस डिस्ट्रिक्ट में इतना लॉस हुआ, किसका लाइफ स्टॉक का, एग्रीकल्चर लैंड का, इतनी डेथ हुई और इतनी ज्यादा प्रॉपर्टी लॉस हुआ। तो आपने बता दिया कि जब फ्लड लाइक सिचुएशन आती है तो ये इंपैक्ट होता है,
और इस इंपैक्ट को ध्यान में रखते हुए आई एम गोइंग टू गिव यू द स्ट्रेटेजी एज एन एसडीएम। तो आपने ये कर दिया। और दूसरा, जब भी कभी डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन करें, जैसे यूपीएससी में केस स्टडी करते हैं, उसमें ध्यान में रखें कि आपका आंसर वैसा हो, ये मान के चलें कि मैं एसडीएम हूं और एसडीएम हूं, अब मैं बताऊंगा क्या सोल्यूशन है। फिर आप आंसर लिखेंगे, उसमें थोड़ी आपकी पर्सनल जो लैंग्वेज है, मतलब जो आपका खुद की विचारधारा है, उसमें दिखेगी। एंड दैट इज मोर बेटर देन, मच बेटर देन कि अगर आप जनरिक लिख रहे हैं। तो आंसर को थ्योरेटिकल ना लिखें, एज्यूम करें कि मैं एसडीएम हूं, उसके हिसाब से मेरे को सोल्यूशन बताना है। अब एक आपको क्या बता सकते हैं, एक तरीका हो गया आपने रियल लाइफ सिचुएशन बता दी, एक तरीका है आपने स्टेक होल्डर बता दिए और स्टेक होल्डर के रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ड्यूटीज एंड इंटरेस्ट बता दिए, ताकि उन सभी स्टेक होल्डर के इंटरेस्ट को और ड्यूटीज को टैकल किया जा सके आने वाली जो हम बता रहे हैं स्ट्रेटेजी में। दूसरा तरीका। तीसरा तरीका क्या है, अब आप ये बताएं कि जब फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, इसमें कौन कौन से इश्यूज आते हैं डील करने के लिए। फ्लड्स आए, फ्लड के कारण और कौन कौन सी कंडीशंस बनती हैं, इश्यूज बनते हैं, जिसके कारण ऐसी सिचुएशन को डील करना मुश्किल है। एंड आई विल मेंशन दोस सॉल्यूशंस इन द स्ट्रेटेजी बेस्ड ऑन दोज इश्यूज। तो थर्ड तरीका क्या हो गया, आप ये बता दें कि उसके क्या क्या इश्यूज क्रिएट होंगे। एंड फोर्थ थिंग दैट इज इंपॉर्टेंट इज गोल ऑफ प्रोटैगोनिस्ट। मतलब आपने एसडीएम है, आप बताएंगे ये सिचुएशन है, इसमें ये कंडीशंस है और मेरे ये गोल हैं और उन गोल्स को मैं ऐसे ऐसे अचीव करूंगा। दैट इज द फोर्थ वे। इन चारों तरीकों से आप कोई भी आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग वाली क्वेश्चन आए, आप इन चारों तरीकों से सॉल्व कर सकते हो। या तो आप अपने जो भी आपका प्रोटैगोनिस्ट होगा उसमें, यहां पे एसडीएम है, उसका गोल क्या है उसके स्टडी में, इसमें स्टेक होल्डर्स क्या है, उनके इंटरेस्ट क्या है, उनकी ड्यूटीज क्या है, और रियल लाइफ एग्जांपल देके आप उसकी ग्रेविटी बता सकते हो कि भाई इस केस में ये ग्रेविटी है, नाउ आई विल टेल यू द सॉल्यूशन। उसके बाद बता सकते हैं कि इसमें इश्यूज क्या क्या आ रहे हैं, मेरे को कब आएंगे इश्यूज, जब आप उस केस स्टडी को कंटेक्चुअलाइज करोगे। मतलब वहां पे आपको पेपर में दे देते हैं बस कि क्या है, फ्लड है, पर आपको देखना पड़ेगा कि फ्लड कैसी कैसी इश्यूज क्रिएट करते हैं, फ्लड से कैसी कैसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं। दैट इज कंटेक्चुअल। तभी हमने कल बताया था कि आंसर को टेक्सचुअल लिखना, कैसे लिखना है, कंटेक्चुअल। दैट विल मेक योर आंसर मोर प्रैक्टिकल। और अब हम आज ये भी देखेंगे कैसे आपको ये सिर्फ ये नहीं बताना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव काम कैसे करने हैं, लीगल काम कैसे करने हैं, हाँ नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, एक्ट है, उसके अंदर क्या काम करने हैं, मेरी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, वो तो करना ही करना है। साथ में आपको फिलोसॉफिकल और आइडियाज भी बताने हैं, ताकि ये पता लगे कि आपका ह्यूमन एंगल क्या है इन दिस केस स्टडी। बिकॉज आप ये समझे, एक एसडीएम 1 है, एक एसडीएम 2 है, दोनों के पास अगर सेम सिचुएशन है, बोथ विल रिएक्ट इन अ डिफरेंट मैनर। तभी आपने देखा था, फॉर एग्जांपल जब पंजाब में ऐसी कंडीशन आई थी, तो एक आईएएस हैं साक्षी चौहान, उनका बड़ा फेमस हुआ था कि हाउ शी डेल्ट विद दिस कंडीशंस। उन्होंने लीडरशिप ली, मॉरल लीडरशिप, और उन्होंने फील्ड में जाके लोगों को साथ दिया और लोगों ने बहुत उनकी प्रशंसा भी की और ये बताया कि शी इज अ ट्रू लीडर। कहने का मतलब दो लीडर अलग अलग बिहेव कर सकते हैं इन अ सेम सिचुएशन, एंड दैट विल मेक योर आंसर डिफरेंट बेस्ड ऑन योर पर्सनैलिटी, योर फिलॉसफीज एंड योर आइडियाज। और वो यहां पे झलकनी चाहिए। वही तीसरा एंगल होता था, फिलॉसफी। तो मैं बार बार बोलता रहूंगा लेक्चर्स में, कंटेक्चुअल, प्रैक्टिकल एंड फिलोसॉफिकल ये एलिमेंट्स ऐड करने हैं। किसके अलावा, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल, टेक्सचुअल और जो आपने लीगल लैंग्वेज होती है। अब हम देखते हैं कि हमारी आगे जाके इसको डील कैसे करें। अब एक चीज समझें, ये आपको जो बता दिया है कि डिजास्टर को हम पढ़ते होते हैं एनवायरमेंट में कि डिजास्टर मैनेजमेंट कैसे करें, तो वो 3 फेजेस होते हैं, प्री डिजास्टर, ड्यूरिंग डिजास्टर एंड पोस्ट डिजास्टर। अब एज एन एसडीएम आपके पास डिजास्टर लाइक सिचुएशन बन गई है, तो आपका उस टाइम फोकस क्या होगा, उस टाइम फोकस होगा कि उस डिजास्टर को कैसे डील किया जा सके। बट इफ यू आर अ ट्रू लीडर, देन यू शुड हैव अ लॉन्ग साइट व्यू। आपका व्यू बड़ा दूरदर्शी होना चाहिए। उसके बेसिस पे आप एंड में क्या बताओगे कि पोस्ट डिजास्टर क्या किया जाए और डिजास्टर के लिए प्री डिजास्टर तैयारी कैसे की जाए। मतलब आपको उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करना है, उस प्रॉब्लम को लेके आपने ऐसे सॉल्यूशन बताने हैं कि आगे ऐसी प्रॉब्लम क्रिएट ही ना हो। दैट इज अ काइंड ऑफ अ ट्रू लीडरशिप। तो कभी भी उस डील को सॉल्यूशन बताएं, मतलब आप ऐसी सॉल्यूशन बता दें कि मैं अगर ना भी रहूं एज एन एसडीएम, कल को अगर कोई दूसरा एसडीएम भी आता है, देन ऑल्सो वी विल हैव दैट मैकेनिज्म इन प्लेस
और उसको फ्लड लाइक सिचुएशन को डील करने में ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिकॉज मैंने इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन दे दिए हैं पोस्ट एंड प्री डिजास्टर। ये तो आपको बताना ही पड़ेगा, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ गुड एडमिनिस्ट्रेटर। आया समझ में? अब देखते हैं कि भाई डिजास्टर के टाइम पे हम क्या क्या करेंगे। अब अगर हम डिजास्टर पे क्या क्या करेंगे, ये आपको सभी को पता होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप क्या करेंगे। पहला काम क्या आपका, आपको यह कि सेफ्टी और सिक्योरिटी दें, कि लोगों के साथ कंटैक्ट बनाएं ताकि एडमिनिस्ट्रेशन लोगों को रेस्क्यू कर पाए, उनको इमीडिएट क्या दे, शेल्टर दे पाए, ताकि एक बार के लिए लोगों के लिए कोई टेम्परेरी रिलीफ मेजर्स आए, ये सभी को पता है। उसके बाद हम कुछ हेल्पलाइन सेटअप की है जो हमने, उसके थ्रू हम क्या करेंगे, उन लोगों का सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, सिक्योरिटी ऑफ लाइफ स्टॉक, सब कुछ करेंगे। उसके बाद हम बिल्ड करेंगे कि फ्लड्स और ना आए, डैम्स को रीबिल्ड करेंगे, सब कुछ करेंगे, लोगों को रिहेबिलिटेट करेंगे, सब कुछ करेंगे, वो आपको सभी को पता है, वो हम बता भी देते हैं। पर उसके अलावा जो आंसर अच्छा बनेगा वो कैसे बनेगा, वो इस तरीके से बनेगा, जब आप लिख रहे हैं कि मैं ऐसा करना चाहता हूं, उसमें दो चीजें होती हैं, क्यों और कैसे। फॉर एग्जाम्पल, आपने कहा कि मेरे को लोगों को रिहेबिलिटेट करना है, मैं ऐसे करूंगा, और क्यों करूंगा, बिकॉज ह्यूमन डिग्निटी इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, द वैल्यू ऑफ ह्यूमन डिग्निटी एज गिवन बाय इमैनुअल कांट इज इंपॉर्टेंट। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं इसमें, इन शॉर्ट, कि जब आप सॉल्यूशन बता रहे हैं तो आप बताएंगे मैं ये करूंगा, वो आप ब्रॉड में बताते हैं, उसमें बताते हैं कैसे करूंगा और क्यों करूंगा। अगर ये आपने एड्रेस कर दिया, फिर आपका आंसर इससे ज्यादा स्पेसिफिक नहीं होने वाला है, देन यू विल गेट मोर मार्क्स और मैक्सिमम मार्क्स। तो कभी भी यूपीएससी में केस स्टडी में, चाहे यहां पे प्रॉब्लम सॉल्विंग में, बच्चों की जो प्रॉब्लम होती है वो एक ही होती है कि वो बताते हैं कि मैं ऐसा करूंगा, पर ये नहीं बताते कैसे करूंगा। आपने बता दिया मैं रिहेबिलिटेशन करूंगा, कैसे करूंगा ये नहीं बताया, तो फिर वो स्पेसिफिक होना हुआ, वो अपने जनरल आइडियाज बता दिए, ये तो हर बंदा ही करेगा। फिर आप यूनिक कैसे हैं कि आप कैसे करेंगे, एक एसडीएम किसी और तरीके से करेगा, आप किसी और तरीके से करेंगे, वही वो जानना चाहते हैं कि आप कैसे करेंगे, और आप ये ऐसा करना क्यों चाहते हैं, क्योंकि हर चीज को करने के पीछे बहुत सारी मंशाएं हो सकती हैं। आपकी मंशा क्या है, आपकी फिलॉसफी क्या है, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, आपकी वैल्यूज क्या है, वो यही वाई से पता लगेंगे, और हाउ से पता लगेगा आपकी क्रिएटिविटी, और यही दोनों चीजें बनाती हैं आंसर को स्पेसिफिक। अब वही हम देखते हैं कि हमने कैसे कैसे करना है। अब समझे इसको। और आज के लेक्चर में मैं बार बार ये चीजें बोल रहा हूं कि भाई ऐसे ऐसे करना है, कल से मैं नहीं बोलूंगा, कल से मैं करवाऊंगा, पहले 2 लेक्चर में आपको आइडिया मिल जाएगा कि ऐसे ऐसे करना है। अब समझें कि अगर हमें शॉर्ट टर्म मेजर बनाने हैं, शॉर्ट टर्म मेजर बनाने हैं, या एक काम करते हैं, इससे पहले हम फिलोसॉफिकल आइडियाज देखते हैं, और फिर उन फिलोसॉफिकल आइडियाज को हम वाई वाले में ऐड कर देंगे। हाउ वाला हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। एक बार इस आंसर को देखते हैं कि इस आंसर में कौन कौन से कीवर्ड्स इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से फिलोसॉफिकल आइडियाज इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि यही हमारे आंसर को स्पेसिफिक बनाएंगे। अब इस केस स्टडी में एक आइडिया आता है, जैसे एक आइडिया आता है, कन्फ्यूशियस का आइडिया आता है। अब भाई आपको पता है ये कि क्या करना है, बस उस बंदे का नाम लेके और उसके द्वारा दी गई फिलॉसफी का कीवर्ड लिख के थोड़ा सा आंसर अच्छा बन जाता है। एथिक्स का पेपर जो है यूपीएससी में या पीसीएस में, उसमें सभी को सेम चीज ही लिखते हैं, बस एक बंदा उन शब्दों से लिखता है कि जो ज्यादा इंप्रेसिव होती हैं तो नंबर ज्यादा आते हैं। तभी एथिक्स में कीवर्ड्स की बड़ी इंपॉर्टेंस है, और कीवर्ड्स लिखते रहे जो मैं आपको लिखवा रहा हूं, एंड में आपके पास कम से कम नहीं तो 100-150 कीवर्ड्स होंगे, वो आप 3 डिसीजन मेकिंग वाले क्वेश्चन में डाल देना, आपका काम खत्म हो गया है। एक आइडिया कन्फ्यूशियस का एथिकल लीडरशिप एंड मॉरल एग्जाम्पल। हमने देखा ना कि आपको एग्जाम्पल बताई थी, साक्षी सुभाने, शी वॉज अ आईएएस इन अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब ड्यूरिंग द पंजाब फ्लड्स, एंड शी डिड व्हाट, अ लीडरशिप, अ मोरल लीडरशिप एंड एथिकल लीडरशिप। भाई एज एन आईएएस ऑफिसर उसकी कोई लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि फील्ड में जाए वो, पर वो गई क्योंकि उन्होंने लोगों में एक ट्रस्ट पैदा किया कि द स्टेट इज विद यू, एडमिनिस्ट्रेशन इज विद यू, बिकॉज शी टुक अ मॉरल लीडरशिप। मॉरल मतलब ये एथिकल, मॉरल मतलब कि आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लीगल नहीं है, बस ये आपका वैल्यू सिस्टम है। और ये किसने बोला आइडिया, कन्फ्यूशियस ने, कि जहां भी जाएं एक लीडरशिप लें, मॉरल लीडरशिप, ताकि लोग आपसे इंस्पायर हो सकें और लोगों में ट्रस्ट पैदा हो सके। तो जो आइडिया है मॉरल लीडरशिप का, ये क्यों है, क्योंकि आपका गोल क्या था, पब्लिक ट्रस्ट पैदा करना, और इससे उन्होंने क्या पैदा कर दिया, पब्लिक ट्रस्ट, कि अब लोगों को लगता है कि स्टेट हमारे साथ है, अब कोई भी लोगों में एंगर नहीं होगा
और लोग स्टेट की बात भी सुनेंगे एंड अब डिजास्टर मैनेजमेंट करना इजी हो जाएगा। अब स्टेट और लोग इकट्ठे हो गए हैं एंड व्हेन कम्युनिटी एंड स्टेट कम टुगेदर इट इज वेरी इजी टू इंप्लीमेंट रिफॉर्म्स और पॉलिसीज और एनी मेजर्स। अगर अलग अलग हैं तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि एंड में स्टेट को लोगों पे ही पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी है। अगर लोग रेडी नहीं है तो पब्लिक ट्रस्ट के बिना गवर्नेंस इज नॉट पॉसिबल। तो फॉर गुड गवर्नेंस ए वन एलिमेंट इज पब्लिक पार्टिसिपेशन एंड यू कैन मेंशन कि नोडल कमेटी ने बोला है कि गुड गवर्नेंस के लिए क्या चाहिए, पब्लिक पार्टिसिपेशन, एंड फॉर दैट सिचुएशन पब्लिक पार्टिसिपेशन कम्स व्हेन पब्लिक ट्रस्ट इज देयर। आपने सब लिंक कर दिया। दिस इज व्हाट अ फिलोसॉफिकल आइडिया ऑफ योर आंसर। उसके बाद है एक आइडिया रॉबर्ट बुलर्ड का। ये इंसान है, फिलोसोफर हैं, थिंकर हैं। इनका आइडिया इन्वायरमेंटल जस्टिस। अब ये मानते हैं रॉबर्ट बुलर्ड कि जो इन्वायरमेंट है इसमें सबसे ज्यादा इंपैक्ट होने वाले कौन से हैं। अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो डेवलप्ड कंट्रीज ज्यादा इंपैक्ट होती हैं, डेवलपिंग रिच ज्यादा या पुअर। तो इन्वायरमेंट से इंपैक्ट होने वाले लोग क्या हैं, पुअर हैं या डेवलपिंग हैं या अंडर डेवलप्ड हैं। तो इन्वायरमेंटल जस्टिस में उनके इंटरेस्ट को भी ध्यान में रखा जाए, पुअर और अंडर डेवलप्ड। और तभी वो आइडिया किसका है, रॉबर्ट बुलर्ड का। और यही आपका आइडिया था कि मेरे को मार्जिनलाइज सेक्शंस को ध्यान में रखते हुए चलना है। एज एन एसडीएम you will take into account कि women are disproportionately impacted by floods, poor are disproportionately impacted by floods. You will mention the idea of Robert Bullard कि environmental justice should be there. आपने ये दो नाम ऐड करके अगर आप ऐसे ही अपने डिसीजन मेकिंग वाले एक क्वेश्चन में 5 भी चीजें ऐड कर दें, 5 कीवर्ड या 6 कीवर्ड, आपके नंबर आ गए। बिकॉज उससे शो करता है कि बंदे ने आंसर लिखा है आइडियाज के बेसिस पे, लीगल तो लिखना ही लिखना है। अब इसमें एक और आइडिया है, जैसे अब ये जो आइडिया मैं डिस्कस कर रहा हूं, these ideas will not be used only in this case study or in this problem solving question. ये कोई और क्वेश्चन आएगा उसमें भी आप सेम आइडिया यूज कर सकते हैं। और ये आइडिया आप लिखते रहें कॉपी में, फिर आगे जाके जो भी पढ़ेंगे वहां रिपीट होने स्टार्ट हो जाएंगे। तो मैं ट्राई करूंगा कि हर रोज ऐसे नए नए कीवर्ड आपको देता रहूं, हमारी थीम्स भी कवर हो जाएं, फिलोसॉफिकल आइडियाज भी कवर हो जाएं, और आपका जो क्वेश्चंस हैं वो ज्यादा स्पेसिफिक बन जाएं। अब देखें, जैसे एक आइडिया है किसका, डीप इकोलॉजी का। अब आप बताएंगे कि जो भी फ्लड आए हैं ये इसके नेचुरल रीजन नहीं है, मैन मेड रीजन भी होते हैं। और आपको पता है कि जब इसको आप क्या करोगे, पोस्ट डिजास्टर वाली चीजें करोगे, मतलब डिजास्टर को डील कर लिया आपने, उसके बाद आप एसडीएम हो, आप चाहोगे कि ऐसी कंडीशन दोबारा ना आए, तो कौन सा आइडिया लेके आओगे। कि एक आइडिया किसने दिया है, आर्ने नाइस। इनका आइडिया है कि नेचर इज नॉट जस्ट अ इंस्ट्रूमेंटल वैल्यू, कि आप नेचर को किसी चीज के लिए यूज नहीं करोगे, कि नेचर से आपको क्या मिल रहे हैं, इकोसिस्टम सर्विसेज मिल रही हैं। पढ़ते हैं एनवायरमेंट में आप क्या मिल रही है नेचर से आपको, इकोसिस्टम सर्विसेज। तो नेचर कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है इन सर्विसेज के लिए, नेचर की अपनी एक इंट्रिंसिक वैल्यू अपने आप में, दैट यू हैव टू प्रोटेक्ट, एंड दैट आइडिया इज इन डीप इकोलॉजी गिवन बाय आर्ने नाइस। तो आप बताएंगे तब कि अब हमें नेचर को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, हमें जो पंजाब में चोज हैं, जो पंजाब में नालाज हैं, उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, वाटर बॉडीज को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, प्लांटेशन करनी पड़ेगी, बिकॉज नेचर हैज इट्स ओन इंट्रिंसिक वैल्यू। वी आर नॉट यूजिंग नेचर एज एन इंस्ट्रूमेंट फॉर समथिंग एल्स। ये एक आइडिया हो गया। एक आइडिया थॉमस हॉब्स का। अब देखें, जब भी फ्लड लाइक सिचुएशन होती है, ऐसा हो सकता है कि समटाइम पीपल मे नॉट बी थिंकिंग लाइक फॉर एज अ कम्युनिटी, वो बड़े शॉर्ट टर्म सोचते हैं और अपने बारे में सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल, लोगों ने बोला कि हम तो अपना विलेज नहीं छोड़ेंगे, हम अपना प्रॉपर्टी है वो कोई ले जाएगा, या हमारा लाइफ स्टॉक है। यही होता है ना, लोगों को इनसिक्योरिटी होती है। तो लोगों को लगता है कि अगर सरकार ने बोला कि आप यहाँ से चले जाएं, कहीं शेल्टर होम में चले जाएं, तो वो बोलते हैं हमारा घर है, हमारा यहाँ पे प्रॉपर्टी है, हमारी यहाँ पे लाइफ स्टॉक है, सब चोरी हो जाएगा, क्या सिक्योरिटी है उसकी, तो घर नहीं छोड़ रहे हैं। बट स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू प्रोटेक्ट लाइफ ऑफ द सिटीजंस, एंड समटाइम्स स्टेट हैज टू टेक अ वेरी अथॉरिटेटिव स्टेप्स। जनरली आप देखेंगे ड्यूरिंग डिजास्टर्स, क्योंकि लोग वो नहीं मानते हैं, बिकॉज लोग एज अ होलिस्टिक नहीं सोच पा रहे हैं। और हॉब्स का आइडिया, एक स्कॉलर थे थॉमस हॉब्स का, कि स्टेट इज शुड बी वेरी पावरफुल एंड इन डिजास्टर लाइक सिचुएशन स्टेट कैन नॉट बी कॉम्प्लेसेंट, उनको स्ट्रांग बनना पड़ेगा। अदरवाइज अगर स्ट्रांग स्टेट नहीं होगी, then there will be ruckus in the society and society will be short, nasty and brutish, वहां पे वायलेंस हो रहा होगा। तो डिजास्टर में स्टेट एक्स्ट्रा पावर ले लेती है,
क्योंकि लोगों को नहीं सुनना होता, उस टाइम स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हार्श मेजर्स लेके लोगों की सेफ्टी और सिक्योरिटी को बचाया जाए, ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर किया जाए। द आइडिया गिवन बाय जर्मी बेंथम। उन्होंने आइडिया दिया था कि एक आइडिया होता है ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटेस्ट नंबर। उसका मतलब क्या है कि कई बार ग्रेटेस्ट गुड फॉर ग्रेटर नंबर, कई बार आपको कलेक्टिव गुड के लिए इंडिविजुअल राइट्स को या इंडिविजुअल इंटरेस्ट को सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिकॉज द सिचुएशन इज लाइक दैट, एंड दैट आइडिया वाज गिवन बाय हॉब्स एंड जर्मी बेंथम। और वैसे ही एक और स्कॉलर है। अब इनके आइडिया जो मैंने आपको बताए, क्या ये यहीं पे यूज होंगे? ये कहीं पे भी यूज हो सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया है इमैनुअल कांत का, कि इस पूरे प्रोसेस में आपको क्या ध्यान में रखना है? ड्यूटी ध्यान में रखनी है। As an officer, SDM, you have certain administrative responsibilities and duties. And according to Immanuel Kant, Kantian ethics, duties are important. That duties are important मतलब means are important. Means deontological approach है। कल पढ़ा था ना कि दो तरह की अप्रोचें होती हैं, deontological and teleological approach. Teleological मतलब ends are important, means matter नहीं करते हैं। Deontological मतलब means are important, ends matter नहीं करते हैं। तो एज एन ऑफिसर आपको अपनी ड्यूटीज को फुलफिल करना है, फिर वो कुछ भी हो जाए। योर मीन्स शुड बी इंक्लाइंड विद योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड ड्यूटीज, दैट इज कॉल्ड एज ड्यूटी एथिक्स। और वो आपकी ड्यूटीज क्या है? एज एन सर्वेंट, वेलफेयर ऑफ पीपल। फिर आप ये नहीं सोचेंगे कि अपने पर्सनल इंटरेस्ट के बारे में नहीं सोच रहे हैं कि डिजास्टर आ गया है तो मैं क्यों जाऊं फील्ड पे, कि मेरी लाइफ को खतरा है। फिर आप अपनी ड्यूटी फुलफिल करेंगे, फिर उसका कॉन्सिक्वेंस कोई भी हो। तो इन दिस सिचुएशन ड्यूटी या डियोंटोलॉजिकल एथिक्स या कांतियन एथिक्स इज इंपॉर्टेंट। वैसे एक आइडिया है जॉन लॉक का। अब जॉन लॉक ने बोला था कि जो लोगों ने आके सरकार बनाई है, उनका आइडिया था सोशल कंट्रैक्ट का। और मैं आपको यही आइडियाज बार बार बता रहा हूं, और मैं आपको अभी वो भी बताऊंगा कि कैसे हम केस स्टडी को सॉल्व करेंगे। पर ये आइडियाज को आप उसमें ब्रैकेट में मेंशन करते रहोगे, उसको पता लगता है कि बंदा क्यों कर रहा है और कैसे कर रहा है। ठीक है, उनका आइडिया था सोशल कंट्रैक्ट है। लोग इकट्ठे हुए, लोगों ने क्या बनाई? स्टेट बनाई। इसलिए स्टेट बनाई क्योंकि लोग जब रह रहे थे कहां पे? सोसाइटी में, नेचर में, तो लोग खुश थे, हैप्पी थे, क्योंकि लोगों में दिमाग है, वो उनके पास क्या रीजन है, तो वो रह सकते हैं बिना स्टेट के भी। स्टेट इसलिए बनाई कि कल को कोई भी मान लो ऐसी कंडीशन ना आ जाए कि कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो जाए, तो हम स्टेट को बना लेते हैं ताकि वो हमारे डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर पाए, ताकि हमारी लाइफ, लिबर्टी को और प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट कर पाए। कौन? स्टेट। तो लोगों ने स्टेट क्यों बनाई है? ताकि हमारी लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी बची रहे। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? स्टेट की है। अगर नेचुरल डिजास्टर आता है, हमारी लाइफ को बचाना, हमारी लिबर्टी को, हमारी प्रॉपर्टी को बचाना उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यू कैन मेंशन द आइडिया ऑफ जॉन लॉक। उसके बाद एक आता है आइडिया, जब आप पढ़ते हैं ना कभी भी इन्वायरमेंट, उसमें आइडिया आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, कि डेवलपमेंट ऐसे करें कि आने वाली जनरेशन सेक्रीफाइस ना करें कुछ। और आइडिया दिया था कौन से कमीशन ने? ब्रंटलैंड कमीशन ने। यहां से ये आइडिया ओरिजिनेट हुआ था। ये पहले आ भी चुका है यूपीएससी में प्री में, पर यहां पे आप मेंशन कर सकते हो कि हमें क्या करना है फ्लड के टाइम पे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे फोकस करना है एज गिवन बाय ब्रंटलैंड कमीशन। और यहां पे आप बहुत सारे एसडीजीज को भी मेंशन कर सकते हो, जो क्या शो करती हैं? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। और जहां पे डिजास्टर की बात हुई है वो भी हम आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं कि अमर्त्य सेन और एक और स्कॉलर है मार्था नुसबॉम। अब ये अमर्त्य सेन एंड मार्था नसबम, इनका जो आइडिया है वो है ह्यूमन डिग्निटी का, कि अगर फ्लड लाइक सिचुएशन आती है तो वहां पे क्या सैक्रिफाइस नहीं होना चाहिए? ह्यूमन डिग्निटी। मतलब उनको बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ प्रोवाइड करनी चाहिए। फ्लड आ गए, उनको पानी नहीं मिल रहा है, उनको खाना नहीं मिल रहा है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? स्टेट की। ह्यूमन डिग्निटी इज सुप्रीम वर्च्यू जो हमें फॉलो करना है एज पर अमर्त्य सेन एंड मार्था नसबम। अब हम एक और देखते हैं स्कॉलर, जो हमने पहले दो छोड़े हैं। तो ऐसे आज देखो कितने हो गए, ये 8 और ये 10 आइडिया आपको दे दिए हैं। ऐसे मैं रोज आपको नए नए आइडिया देता रहूंगा और कीवर्ड भी लिखाता रहूंगा। अब देखें इसमें जाके दो और रह गए हमारे, वो हैं ये वाले। एक आइडिया है महात्मा गांधी जी का। वो आइडिया क्या है? ट्रस्टीशिप एंड सर्वोदय। मतलब इस कंडीशन में सर्वोदय मतलब वेलफेयर ऑफ ऑल, ट्रस्टीशिप मतलब कि जो सरकार है ये लोगों के लिए का ट्रस्ट है, तो सरकार को लोगों के लिए काम करना है। एक आइडिया होता है स्टीवार्डशिप, मतलब जो भी आप एसडीएम हैं, आप उसमें क्या शो करें? स्टीवर्डशिप मतलब रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल मैनेजमेंट ऑफ द सिचुएशन। भाई एक होती है आप एसडीएम हैं, आप अपनी पावरफुल हैं, तो आप उस हिसाब से बस वो कर रहे हैं जो आपके लिए बेयर मिनिमम है। एक आपके हैं रिस्पॉन्सिबल एंड केयरफुल
लीडर हैं, तो आप में क्या है, स्टीवर्डशिप। तो ये वर्ड मेंशन कर सकते हो एज गिवन बाय महात्मा गांधी कि आप क्या हैं, ट्रस्टीशिप है स्टेट, और जो आपका सर्वोदय का गोल है, और आपका क्या है, आप में स्टीवर्डशिप होनी चाहिए। बात वही है, बस कीवर्ड लिखने हैं, उससे आइडिया अच्छा बन जाता है। अब हम देखते हैं कि हमारा और गोल क्या क्या होना चाहिए। तो पहली चीज क्या है, अगर मान लो एक केस आया, आपको क्या करना है, इमीडिएट क्या क्या करना है। तो पहला काम क्या करोगे आप, पहला काम होगा कि आप पहले कंट्रोल रूम बनाएंगे। फ्लड आ गए हैं, पहला काम है, अब पहले वो नहीं करना है कि भाई पहले क्या करूंगा, मैं जाके डैम सही करूंगा, वो करेंगे, वक्त आएगा उसका भी। पहला काम क्या है, सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ पीपल। कंट्रोल रूम सेट करो सब डिविजनल लेवल पे, एक्टिवेट करो, लोगों और स्टेट में कंटैक्ट बिठाओ, और फिर लोगों को वहां से सिक्योर जगह पे लेके जाओ। और क्या आप करो, आइडेंटिफाई एंड सिक्योर शेल्टर ढूंढो, जैसे कि मान लो स्कूल्स हो गए, डिस्पेंसरी होगी, जो भी स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर है वहां पे लोगों को इकट्ठा करना स्टार्ट करो। और स्टार्ट करो प्री पोजिशनिंग ऑफ रिसोर्सेज। भाई आपको पता लगा कि फ्लड आ गए हैं, अब ट्राई करो कि क्या हो, बसेस, एम्बुलेंसेस, जो भी आपको वाटर, फूड, जो भी मेडिकल नेसेसिटीज हैं वो सारी अवेलेबल होनी चाहिए। उसका आप अकोमोडेशन स्टार्ट कर दो, कंट्रोल रूम सेटअप कर दिए, लोगों को शेल्टर देना स्टार्ट कर दिया, ताकि इमीडिएट लॉस ऑफ लाइफ को बचाया जा सके और लोगों को और स्टेट का कंटैक्ट को एस्टैब्लिश किया जा सके। और बाद में एक काम और करें, जैसे एक होता ना सेक्शन, पहले होता था 144 सीआरपीसी का, आजकल वो क्या है, सेक्शन 163 ऑफ भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता। इसमें वो सेक्शन था कि लोगों को ज्यादा गैदर होने ना दिया जाए, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना आए। तो आपने ये भी इंप्लीमेंट कर दिया, करवा दिया कि क्या हो, उस एरिया में लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम ना हो, तो ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए, क्योंकि ऐसी सिचुएशन में लोगों का एंगर या एंटी सोशल एलिमेंट्स इसका फायदा उठा सकते हैं, तो आपको वो भी रोकना पड़ेगा। तो आपने कर लिया कि लोगों के साथ कंटैक्ट हो गया, लोगों को सेफ शेल्टर में डाल दिया, जो नेसेसिटीज है उसको इकट्ठा कर लिया, ताकि स्टेट लोगों को वो नेसेसिटीज प्रोवाइड करा सके, बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। और आपने क्या किया, लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी ये सेक्शन इंप्लीमेंट कर दिया, ताकि लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, कि लोग इकट्ठे होना स्टार्ट ना हो। अब उसके बाद क्या है, जब आपने इमीडिएट मेजर ले आए, अब आएगा आपका कि उसके बाद आप सिचुएशन को कैसे कंट्रोल करोगे। अब उसके बाद आते हैं कोऑर्डिनेशन मेजर्स, कि भाई एक बार आपने क्या किया, बेसिक मैकेनिज्म बना लिए जिससे लोग और स्टेट जुड़ गए हैं, और जो लाइफ बचाई जा सकती है वो बचानी स्टार्ट करें। पर इसमें याद रखें कि जब तक आप लोगों में पब्लिक ट्रस्ट पैदा नहीं करेंगे, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे। तो इसलिए एक काम आपको करना पड़ेगा, वो आप करेंगे एज अ लीडर, कि लोगों में ट्रस्ट पैदा हो कि वो आपकी बात को सुन सके। क्योंकि डिजास्टर मैनेजमेंट के टाइम पे आप बहुत सारे रूल्स को इंप्लीमेंट करना चाहेंगे, पर लोग आपकी बात को तक नहीं सुनेंगे जब तक आप कहें ऐसे लीडर नहीं है कि जिसकी बात पे लोग विश्वास कर सकें। तो ट्रस्ट पैदा करना है आपको अपने लेवल पे, वो हम अभी करेंगे। पर एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, किन में, आपने भाई क्या किया, एक नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट है, उसमें लिखा हुआ है, गाइडलाइंस है उसकी, उसमें होता है क्लियर रोल दिए जाएं, कि मान लो एक तहसीलदार है, उसको बोला कि आप ऑपरेशंस करेंगे किसके, डिजास्टर मैनेजमेंट में। बीडीओ है वो रिलीफ मेजर्स देगा, एसएचओ है वो लॉ एंड ऑर्डर का काम करेगा। आपने क्या किया, इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम बनाया, आईआरएस, जो कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि कैसे इंसिडेंट रिस्पांस सिस्टम में अलग अलग अथॉरिटीज को अलग अलग रोल्स देने हैं, ताकि क्या हो जाए, स्पेसिफिक रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज तय हो जाएं, ताकि डिजास्टर मैनेजमेंट को डील किया जा सके। ये आपको ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आपको डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट और या उसकी गाइडलाइंस हैं, ये आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी। एक आपने देखा भाई, अब हम क्या करेंगे, जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, क्योंकि फ्लड के टाइम पे हेल्थ डिपार्टमेंट, लाइफ स्टॉक, पब्लिक वर्क्स, पावर डिपार्टमेंट, ये सारी चीजें इंपैक्ट होती हैं। तो आप क्या करो, लाइन डिपार्टमेंट्स को कन्वर्ज कर दो, क्योंकि अब फ्लड के टाइम पे इनको अलग अलग साइलोज में काम नहीं करना है, ये सारे इंटीग्रेटेड मैनर में कन्वर्जेंस के थ्रू काम करेंगे, ताकि क्या हो, अगर भाई मान लो पावर लाइट ही नहीं है तो कैसे होगा हेल्थ का काम। तो हेल्थ और पावर डिपार्टमेंट इकट्ठे काम करने चाहिए, ताकि अलग अलग काम ना करें, ताकि गवर्नेंस अच्छी हो जाए। और दूसरा, आप लोगों को डेली ब्रीफ करोगे, रियल टाइम रिपोर्टिंग करोगे कि क्या क्या सिचुएशन है, ताकि लोगों को पता लगता रहे कि क्या कैसे कैसे सिचुएशन बदल रही है, कोई भी फेक न्यूज या कोई भी एंटी सोशल एक्टिविटी ना हो, कि लोगों में डर या फियर पैदा ना किया जा सके। तो आपके इसके लिए आपको कम्युनिकेशन बड़ी स्ट्रांग रखनी पड़ेगी लोगों के साथ। तो इसमें आप यू कैन यूज मीडिया, यू कैन यूज रेडियो, टेलीविजन, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, जो भी आपको करना है। पर इसमें एक चीज है कि अगर मान लो टेक्नोलॉजी उस टाइम चल ही नहीं रही है, इंटरनेट वीक हो गया है, तो क्या करेंगे आप, यू विल देन यूज या लाउड स्पीकर यूज करके आपको हर लेवल तक जाना पड़ेगा, बिकॉज
पीपल नीड अश्योरेंस फ्रॉम द स्टेट कि सब कुछ सही चल रहा है और सब कुछ सही हो जाएगा, एंड होप इज वेरी इंपॉर्टेंट इन अ टफ सिचुएशन लाइक दैट। अब हम देखते हैं नेक्स्ट उसके बाद क्या करेंगे। उसके बाद आपने क्या किया, कम्युनिटी लेवल को इकट्ठा किया, क्योंकि ये नहीं करेंगे तो कम्युनिटी लेवल के बिना, स्टेट और कम्युनिटी की लिंकेज के बिना ट्रस्ट पैदा नहीं होगा, और ना तो ट्रस्ट पैदा होगा, दूसरा स्टेट के पास इतनी पावर नहीं है, इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो सारी सिचुएशन को अकेली डील कर पाए। तभी आप देखा ना कि पंजाब में जब फ्लड्स आए थे तो बहुत सारी एनजीओज ने, बहुत सारे लीडर्स ने, बहुत सारे सिंगर्स ने कंट्रीब्यूशन किया, लोगों में ट्रस्ट पैदा किया कि हम वापस से दोबारा खड़े हो जाएंगे। तो वैसे ही आपको ट्रस्ट बिल्डिंग करनी है। इसमें आप यूज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स लाइव करें, कोई भी आप एग्जांपल दे सकते हैं इसमें, यूज ऑफ इन्फ्लुएंसर्स। और क्यों इन्फ्लुएंसर्स? बिकॉज आपको यहां पे लोगों को क्या करना है, परसुएड करना है कि कैसे डिसीजन, परसुएड करना है कि कैसे फ्लड लाइक सिचुएशन को हम सब मिलकर डील कर सकते हैं। और ऐसी सिचुएशन में अगर लोग इकट्ठे हो जाएं तो सिचुएशन को डील करना थोड़ा इजी है। आप दूसरा, आप लाइवलीहुड इवैक्यूएशन सेंसिटिव तैयारी करें कि लाइवलीहुड सेंसिटिव क्या है, इवैक्यूएशन है। मान लो लाइव स्टॉक वालों को आपने उनके लिए कैंप्स बना दिए, क्योंकि लोगों के अपने पशु हैं, लाइव स्टॉक है, तो वो नहीं जाएंगे उनको छोड़ के। ये पंजाब के टाइम पे आपने देखा भी था कि लोग कह रहे थे हम यहीं पे रहेंगे, बिकॉज ये सारी हमारी इतनी मेहनत है, या तो हमें रिलीफ मेजर ऐसे दें कि हमारे लाइव स्टॉक कैंप्स बनाएं कि लोग, हम भी वहां पे रहें और हमारा जो लाइव स्टॉक है वो भी वहां पे रहे, ताकि हमें सिक्योरिटी बनी रहे। तो आपको लोगों को सुनना पड़ेगा। उसके बाद बताएं लोगों को कि घर छोड़ रहे हैं, पर पूरी की पूरी सिक्योरिटी किसकी है, स्टेट की है, फिर ही लोग घर छोड़ेंगे। अगर कोई घर है वो बड़े फ्लड प्रोन एरिया में है और फ्लड वहां पे बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, रेनफॉल बढ़ रही है और फोरकास्टिंग क्या है और बढ़ेगी, देन यू हैव टू प्रोवाइड सिक्योरिटी ऑफ प्रॉपर्टी, तभी लोग घर से जाएंगे। क्योंकि उस टाइम हमने देखा था कि पंजाब से लोग अपने घर छोड़ के नहीं जा रहे हैं, बल्कि रिस्क बहुत ज्यादा था, बिकॉज उनको होता है कि इतने साल की मेहनत है, प्रॉपर्टी है, सिक्योरिटी है, गोल्ड घर पे है, सब कुछ है, वो कैसे छोड़ दें। और ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी ताकि कम्युनिटी आपके साथ जुड़ पाए। अब उसके बाद क्या आता है, लॉन्ग टर्म मेजर्स। अब लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपने देखा था एक हमारा फ्रेमवर्क आया था डिजास्टर मैनेजमेंट में, कौन सा, हयोगो। एक उसके बाद आया था सेंडाई। और हयोगो में क्या था कि जब डिजास्टर आएगा उसके बाद हम उसको डील करेंगे, और इसमें क्या था, डिजास्टर, प्री डिजास्टर डील करेंगे ताकि डिजास्टर आए ही ना। यहां पे फोकस है डिजास्टर आ गया डील कैसे करेंगे, यहां फोकस है कि प्री डिजास्टर कैसे है। तो सेंडाई सेंडाई फ्रेमवर्क इज मच कॉम्प्रिहेंसिव। ये डिजास्टर को उसके आने से पहले डील करने के प्रोविजंस या फिर पॉलिसीज के बारे में बताता है। और इन चीजों को भी तुम कहां मेंशन कर सकते हो, लॉन्ग टर्म मेजर्स में। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में आपको जो भी इन्वायरमेंट में पड़ा है, यू कैन मेंशन ऑल दोस थिंग्स। तो जैसे कि लॉन्ग टर्म मेजर्स में एक आप क्या मेंशन करोगे कि मान लो आपने देखा कि आज के बाद हमने जो पंजाब में कंडीशन देखी या कहीं और देखी, उसके बाद हम ऐसा क्या करें कि पंजाब में फ्लड्स ना आए या कहीं और फ्लड्स ना आए मान लो। तो पहले आपने देखा कि आज के बाद हम डैम्स को जो बनाएंगे वो पूरी एग्रो क्लाइमेटिक कंडीशंस देख के बनाएंगे। तो लॉन्ग टर्म मेजर्स में आप जो सारी चीजें हमने पढ़ी हैं वो लिख सकते हो। आपको कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम डिस्कस करेंगे लॉन्ग टर्म मेजर्स। हमें बता दें कि अगर डाउट है तो। तो अगर हम लॉन्ग टर्म मेजर्स की बात करें तो आप इसमें बहुत सारी चीजें लिख सकते हो, पर आपको ये मेंशन करने पड़ेंगे। इमीडिएट मेजर्स, लॉन्ग टर्म मेजर, ये शो करते हैं कि आपको अंडरस्टैंडिंग है कि मेरी इस टाइम पे क्या प्रायोरिटी है। तो इसमें आपने लॉन्ग टर्म मेजर्स में पहला क्या किया, दैट आपने क्या इंप्लीमेंट किया, ह्यूगो फ्रेमवर्क। मतलब उसमें आपका क्या आइडिया है, आपको अडेप्टेशन प्लस मिटिगेशन दोनों पे फोकस करना है ताकि प्री डिजास्टर में इन चीजों को डील किया जा सकते। ये आप एनवायरमेंट में भी पढ़ते हैं। उसके बाद और क्या करेंगे, इसके बाद आपको एक चीज करनी है कि आपको जो भी आपका जो रिवर्स हैं, ये तो भाई स्टेट के साथ है ना, इंटर स्टेट है, तो हमने देखा था कि इंटर स्टेट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप कुछ ऐसा करोगे, या इंटर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि फ्लड की सिचुएशन एक डिस्ट्रिक्ट से या एक स्टेट से दूसरी जगह पहुंच ना पाए। वैसे यू विल डू टेक अदर मेजर्स, लाइक फॉर एग्जांपल आपने किया कि मैं परमानेंट सब डिविजनल फ्लड मैनेजमेंट सेल बनाऊंगा, परमानेंट सब डिविजनल परमानेंट सब डिविजनल फ्लड मैनेजमेंट सेल बनाऊंगा, ताकि ऐसी अगर अगली बार कंडीशन आती है तो इसको हम टेम्परेरी
तरीके से ना देखें बल्कि परमानेंट तरीके से इसको देखें। वैसे ही जैसे भाई आप देखें, ऐसी एग्जांपल लिखनी है तो यहाँ पे लिख दें कि उड़ीसा में क्या है, ऐसा सब डिविजनल लेवल पे क्या है, मैनेजमेंट सेल है, तो उसके कारण जो उनके पास पहले सिचुएशन आई थी साइक्लोन फनी के टाइम पे, उन्होंने अच्छे से टैकल की थी बिकॉज उनके पास परमानेंट ये सेल बना हुआ है फ्लड या ऐसे डिजास्टर को डील करने के लिए। तो यू कैन मेंशन दोज थिंग्स। और वैसे ही आप यू कैन मेंशन कि मैं विलेज लेवल विलेज लेवल विलेज लेवल आपदा मित्रास बनाऊंगा, ताकि हमारे पास वॉलंटियर्स पहले से ही रेडी हों। ऐसा ना हो कि फ्लड आया, लोगों को उस फ्लड से डील करने के लिए बारे में पता ही नहीं है, तो आपने आपदा मित्रस बना लिए या ऐसी कोई चीजें बना ली जिससे क्या होगा, आपको उस सिचुएशन को डील करने के लिए पहले ही आपके पास वॉलंटियर्स रेडी होंगे। ये होता है कि आपने पहले डिजास्टर से पहले ही अपना इंफ्रास्ट्रक्चर और ह्यूमन कैपिटल को स्ट्रांग कर लिया। और यही चीजें आपको लॉन्ग टर्म मेजर में लिखनी है कि आपको जो आपका फ्लड प्लेन है उसमें आपको इंक्रोचमेंट को रोकना है, फ्लड प्लेन इंक्रोचमेंट को रोकना है, ताकि क्या हो, फ्लड प्लेन्स जब इंक्रोच हो जाते हैं तो फिर क्या होती है, फ्लडिंग के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि रिवर की जो वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी है वो क्या हो जाती है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, और वाटर रिटेंशन कम होगा तो क्या आते हैं, फ्लड्स ज्यादा आते हैं। तो यू कैन मेंशन ऑल दोज लॉन्ग टर्म रिफॉर्म्स दैट कैन बी यूज्ड। तो पहले मतलब कहने का मतलब ये आपको पहले बताना है इमीडिएट क्या है, फिर बताना है कि हमारा कोऑर्डिनेशन क्या है, फिर बताएंगे कम्युनिटी लेवल क्या है, फिर बताएंगे लॉन्ग टर्म क्या है, उसमें लिखेंगे ह्यूगो फ्रेमवर्क, सारी चीजें जो भी आपको आती है लॉन्ग टर्म में वो लिख दें, ताकि आपको इससे डील ना करना पड़े। जैसे पंजाब में था, तो पंजाब में देखा था हमने, जो चोस थे वो सारे ब्लॉक हो रखे थे, यहाँ जो हमारे डैम्स थे वो उनकी रिकंस्ट्रक्शन नहीं हुई थी। जैसे कि और क्या था, जैसे हमारे वो थे कि हमारे जो कैनाल थे, वो जो फील्ड्स हैं, फार्म फील्ड्स, वहां तक इलीगली उन्होंने बीच बीच में से तोड़ रखे थे, तो उसके कारण भी क्या हुआ, फ्लडिंग ज्यादा हुई। तो आपको ये सारी चीजें पता है, तो आपको लॉन्ग टर्म मेजर्स में लिख सकते हो। ये मेजर आप उस टाइम इंप्लीमेंट नहीं कर सकते जब डिजास्टर आया है, ये तब करोगे जब डिजास्टर चला गया है, ताकि आज के बाद अगर ऐसी कंडीशन आए तो वो डिजास्टर में कन्वर्ट ना हो। आया समझ में? तो दीज आर द लॉन्ग टर्म मेजर्स दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ठीक है, कोई डाउट है तो हमें बताएं, फिर हम आगे डिस्कस करते हैं, या फिर हम आज आपको हमने बता दिया कि कैसे फिलॉसफीज और आइडियाज ऐड करने हैं और कैसे शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म मेजर्स ऐड करने हैं। लॉन्ग टर्म में मैंने आपको आइडिया दे दिया है 5-7 का, यू कैन मेंशन एनी अदर थिंग बिकॉज ये आपके इन्वायरमेंट से लिंक ज्यादा है रेदर देन डिसीजन मेकिंग, पर हमने 5-6 डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो भी ऐड करना है आप करते रहें। आया समझ में? अब हम कल डिस्कस करेंगे एक और डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन, और अगली क्लास से हम थोड़े 2-2 केसेस उठाएंगे और उसको तेज तेज करेंगे, क्योंकि अब आपको आइडिया मिल गया है कि हमें डिसीजन मेकिंग को कैसे टैकल करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच, विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेक्शन सून। थैंक यू सो मच।